नमस्कार विद्यार्थियों। ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही थी। उन क्लासों में थोड़ा व्यवधान हो गया, थोड़ा लंबा गैप हो गया और पॉलिटिकल साइंस भाग ब की इकाई सेकेंड का चौथा पार्ट चल रहा था और उस चौथे पार्ट में एक पॉइंट बच रहा था। उस एक पॉइंट की क्लास आज लेते हैं। इस प्रकार से एक इकाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन पॉलिटिकल साइंस के जो भाग दो है ए और ब, दूसरा भाग चल रहा था, दूसरे भाग की दूसरी इकाई का चौथा पार्ट चल रहा था। अब यहाँ पर अपन उस जो एक बिंदु रह गया, जैसे मान लो अपन पढ़ रहे थे, सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। सरकार में अपन ने केंद्रीय सरकार पढ़ लिया था और मैंने पहली क्लास जब ली थी आप लोगों को बताया था सरकार अपने भारत में 3 स्तर पर है। पहला स्तर केंद्रीय शासन, दूसरा स्तर आपके राज्य शासन या राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय शासन। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, मैंने पढ़ा दिया आपको, केंद्रीय शासन और कौन सा, राज्य शासन या राज्य सरकार। अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साहब स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अब अगर आपने पहली क्लास ढंग से ली थी तो मैंने आपको स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर बताए थे आपको। पहला कौन सा, ग्रामीण, और दूसरा कौन सा, नगरीय। पहला मान लो अपने ग्रामीण और दूसरा कौन सा होगा, वो नगरीय। पहला बताया था मैंने आपको ग्रामीण और दूसरा बताया था आपको नगरीय। अब अगर आप लोगों ने पहली क्लास ढंग से पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। सर ग्रामीण स्वशासन 3 स्तर पर है। पहला स्तर ग्राम स्तर, दूसरा स्तर खंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। नगरीय शासन के मैंने 3 स्तर बताए थे आपको। 3 स्तर बताए थे। पहला नगर पालिका, दूसरा क्या है नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। अब आप लोगों ने उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। यहाँ पर अपन देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन कब और किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। और देखो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन कब और किस प्रकार से स्टार्ट हुआ भारत में, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे और फिर संविधान द्वारा इसको कब रजिस्टर्ड किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे साहब भारत आजाद हुआ और भारत के आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम था महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और उनका मानना था कि शासन की सबसे छोटी इकाई है उसको स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। शासन की सबसे छोटी इकाई है, उसके स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका कहना था गांधी जी का कि साहब सबसे छोटी इकाई है, उसको शासन का अधिकार होना चाहिए, शासन की स्वायत्ता उसको होनी चाहिए। तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत में ग्रामीण स्वशासन को अपनाने के प्रयास शुरू हुए और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 यानी उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री क्या नाम था उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या है राजस्थान के नागौर जिले से इसका श्री गणेश किया। नागौर जिले से स्थानीय स्वशासन का एक तरह से श्री गणेश किया और शुरुआत की नागौर जिले से, यानी उद्घाटन किया। उसके बाद देखो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। अब ये स्थानीय स्वशासन है चल रहा था, लेकिन इसमें समस्या ये आ रही थी कि विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न जिले हैं, उनमें क्या है स्थानीय स्वशासन के कार्यकाल मान लो, उनके अधिकार मान लो, कार्य मान लो, चुनने का तरीका मान लो, वो पूरे देश में एक नहीं था। इसलिए क्या है उसको एक करने के लिए
समय समय पर सुधार की मांग उठी, सुधार के प्रयास किए गए और सुधार के प्रयास के लिए भारत सरकार ने अनेक समितियों का गठन किया। अब उन समितियों को अपन पढ़ेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले समिति गठित हुई, वो थी अशोक मेहता समिति। सबसे पहले गठित हुई अशोक मेहता समिति। ये गठित हुई 1977 में। यानी जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इनके गठन क्यों किया गया है, क्यों स्थानीय स्वशासन स्थापित तो हो गया, लेकिन संविधान में इसका स्थान नहीं था, तो विभिन्न राज्यों में इसके नियम और उनके कार्य करने के तरीके, उनके संगठन के तरीके, उनका कार्यकाल अलग अलग था। तो ये स्थानीय स्वशासन को ठीक प्रकार से अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए समय समय पर गठित विभिन्न समितियां गठित हुई। सबसे पहले समिति गठित हुई अशोक मेहता समिति। कब गठित हुई? 1977 में। दूसरी समिति गठित हुई जीवीके। जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति 1985। दूसरी समिति गठित हुई जीवीके राव समिति 1985। तीसरी समिति गठित हुई एल.एन. सिंघवी समिति। सिंघवी समिति यानी तीसरी समिति का गठन हुआ 1986। यानी समय समय में जो सुझाव दिए दिशा निर्देश किस प्रकार से स्थानीय शासन में सुधार होना चाहिए। चौथी समिति गठित हुई पी.के. तुंगन समिति। पी.के. तुंगन समिति ये गठित हुई 1988 में। यानी भारत सरकार ने स्थानीय स्वशासन में सुधार के लिए समय समय पर प्रयास के लिए समितियों का गठन किया। उन समितियों ने कुछ सुझाव दिए, जैसे अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिए, आप रेडी करना एक बार। उसके अलावा जीवीके समिति राव समिति ने सुझाव दिए, उसके बाद एल.एन. सिंघवी समिति, फिर पी.के. तुंगन समिति। तो देखो समितियां आई, उन समितियों के सुझाव आए। उन सुझावों के बाद भारत सरकार ने एक तरह भारत सरकार प्रस्ताव लेकर आई और संविधान में संशोधन लेकर आई, और संविधान में संशोधन करके इनको संविधान में रजिस्टर्ड स्थान दिया गया। किनको? तो ग्रामीण संस्थाओं को और किसको? तो नगरीय संस्थाओं को। और इन दोनों के लिए प्रस्ताव 1992 में आए, 1992 में। और वो संविधान संशोधन थे 73वां संविधान संशोधन, जो जुड़ा हुआ है किससे? बताओ, ग्रामीण स्वशासन से। और 74वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है किससे? नगरीय स्वशासन से। 73वां संविधान संशोधन जो प्रस्ताव 92 में लाया गया, और फिर संविधान द्वारा यानी संसद द्वारा इसको मान्य किया गया और स्वीकार किया गया 24 अप्रैल 1993। कब से स्वीकार किया गया? 24 अप्रैल 1993। कौन से संविधान संशोधन को? 73वें संविधान संशोधन को। और 74वें संविधान संशोधन को स्वीकार किया गया, वो किया गया 1 जून 1993। तो इस प्रकार से 1993 में संविधान संशोधन लागू हुआ, और संविधान संशोधन लागू होने के बाद जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं थी, उन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बाकायदा संविधान में रजिस्टर्ड स्थान मिला। संविधान में उनको क्या है किसे स्थान दिया, संविधान द्वारा उसके अधिकार प्रदान किए, गठन का पूरा तरीका निश्चित किया गया, पूरे संस्थाओं का विधिवत निर्माण किया गया। और वर्तमान में तब से लेकर वर्तमान में प्रत्येक 5 वर्ष पर इनके चुनाव होते हैं, और एक तरह से इनका संगठन होता है, गठन होता है। जो मैंने बताया था आपको, पढ़ा होगा आपने, ग्रामीण स्वशासन 3 संस्थाएं हैं। ग्रामीण स्वशासन कितनी संस्थाएं? 3। और नगरीय कितनी? तो 3। ग्रामीण का मैं बता दिया था साहब, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्या बताओ? पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। और जनसंख्या के आधार पर बताया था आपको नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इस प्रकार से
संशोधन हुआ, कौन सा? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। यानी जो कार्य स्टार्ट हुआ था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का कब? 2 अक्टूबर 1959 से, यानी स्थानीय स्वशासन को दर्जा देने का जो कार्य स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से, वो पूरा हुआ कब? 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993। जब कौन सा संविधान संशोधन पारित कर दिया गया? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से वर्तमान में पूरे सिस्टम से अपना स्थानीय स्वशासन स्थापित है। कौन सा? ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन। अब देखो यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय स्वशासन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको इसको दोबारा एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर क्या आती है? ग्राम पंचायत। खंड स्तर पर क्या आती है? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या आती है? जिला परिषद। तो ये 3 स्तर पर अपना ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। अब इसके बारे में देखो, कुछ बिंदु जो आपकी किताब में दिए हैं, क्यों सिलेबस के हिसाब से चलते हैं अपन। इनका गठन का चुनाव की प्रक्रिया आपके यहाँ पर नहीं है सिलेबस में आपके, तो इनका थोड़ा सा जो 73वां संविधान संशोधन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन में क्या सुधार किया गया है? किसमें? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में। यानी चुनाव तो पहले भी होते थे, जैसे पंच सरपंच है, प्रधान पार्षद है, जिला प्रमुख पार्षद है, इनका चुनाव होता था पहले भी और उनका चुनाव प्रक्रिया थी पहले भी। लेकिन अब 73वें संविधान संशोधन में इसमें क्या परिवर्तन किया गया, क्या सुधार किया गया, तो वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन। या जैसे मैंने आपको बताया भी आपको कि ग्रामीण स्वशासन 3 स्तर पर है। कितने स्तर पर है? 3। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर क्या बताओ? जिला परिषद। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका मतलब जो इसके सदस्य हैं, मैंने बताया था आपको याद है, इसके सदस्य को क्या कहते हैं? पंच। इसके सदस्य को क्या कहते हैं? मेंबर। इसके सदस्य को क्या कहते हैं? पार्षद। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने। यानी ग्राम पंचायत के सदस्य को पंच कहते हैं, पंचायत समिति के सदस्य को पंचायत समिति सदस्य या मेंबर कहते हैं, या जिला परिषद सदस्य को पार्षद कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि साहब जो तीनों स्तर की संस्थाएं हैं, तीनों स्तर की संस्थाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं या जो सदस्य हैं, उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या होता है? कि सीधे जनता द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। किसका बताओ? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों का। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। यानी सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष निर्वाचन वाला ग्राम पंचायत के सदस्य पंच है, पंचायत समिति के सदस्य मेंबर है, जिला परिषद के सदस्य पार्षद है। इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है। फिर दूसरा आता है आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा क्वेश्चन बन जाता है, इसको थोड़ा यहाँ पर बता दें आपको। आरक्षण व्यवस्था क्या है? यानी आरक्षण दिया गया है, देखो SC ST और OBC और महिलाएं। आरक्षण दिया गया है किसको? किसको दो? SC और ST को, OBC को और किसको दो? महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? दो SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये कैसे आरक्षण प्रदान किया गया है? इसको ध्यान रखना, SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में।
जनसंख्या के अनुपात में कि साहब जितनी परसेंट जनसंख्या उस राज्य में उस एससी की होगी, एसटी की होगी, उतने परसेंट उसको आरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा। जितने परसेंट जनसंख्या किसकी होगी, एससी और एसटी की होगी, उतना परसेंट आरक्षण उनको प्रदान कर दिया जाएगा। और ओबीसी को यहाँ पर 21% आरक्षण प्रदान किया गया है। ओबीसी को आरक्षण कितना प्रदान किया गया है, 21%। और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, 1/3। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की महिलाओं को आरक्षण है 50%। राजस्थान में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है, 50%। तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। और आरक्षण क्या है, आरक्षण किसमें है, आरक्षण सब में है, सदस्य और इनके मुखिया। सदस्य में आरक्षण प्राप्त है और इनके मुखिया, जैसे मान लो ग्राम पंचायत मुखिया क्या कहते हैं, पढ़ाने में आपको सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य में क्या कहते हैं, प्रधान, जिला परिषद मुखिया क्या कहते हैं, जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख के लिए आरक्षण प्रदान प्राप्त है और पार्षद के लिए आरक्षण प्राप्त है। आरक्षण किस प्रकार से प्रदान किया गया है, एससी एसटी जानते होंगे, एससी और अनुसूचित जाति, एसटी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनको जनसंख्या के अनुपात में, यानी जितनी, जैसे मान लो साहब अपने राज्य की बात करें, अपने राज्य में जैसे मान लो साहब लगभग 16% एससी है और लगभग 12% क्या है, 12.5% क्या है, तो एसटी है लगभग। तो उतनी अनुपात में आरक्षण प्रदान कर दिया गया। अब यहाँ पर 16-12 लिख नहीं सकते, केवल अपने लिख सकते हैं कि हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। तो इस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था कौन संविधान संशोधन द्वारा, 33वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई है। फिर आता है यहाँ पर अगला पॉइंट, निश्चित कार्यकाल। यानी जैसे मैंने कहा था 2 अक्टूबर 1959 को श्री गणेश कर दिया पंडित नेहरू ने। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने कहा था साहब किस प्रकार से सारा सिस्टम पूरे देश में एक नहीं था, इसलिए 33वां संविधान संशोधन पारित हुआ और 33वें संविधान संशोधन द्वारा कार्यकाल फिक्स कर दिया गया। किसका, तो स्थानीय संस्थाओं का। और कार्यकाल कितने वर्ष का कर दिया गया, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का कर दिया गया, 5 वर्ष का। यानी प्रत्येक संस्था का फिक्स कार्यकाल होगा, कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का। और इसके पूरा होने के 6 महीने के भीतर दूसरा चुनाव करवाना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर देखो, यानी अगर मान लो देखो 5 वर्ष तो चुनाव होंगे, अगर मान लो किसी कारणवश समय से पूरा विघटित कर दिया जाए, किसको बताओ, चाहे ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को या जिला परिषद को, अगर समय से पूरा विघटित कर दिया जाए तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करवाना अनिवार्य है। वैसे 5 वर्ष कार्यकाल है, 5 वर्ष से पहले किसी कारणवश अगर किसी संस्था को पूर्ण कर दिया जाए तो 6 महीने पहले, 6 महीना पूरा होने से पहले उसको क्या दोबारा चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपका कार्यकाल है। फिर अगला पॉइंट देखने पर वो आता राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। यहाँ पर देखो, यानी ये राज्य निर्वाचन आयोग पहले नहीं था, लेकिन ये संविधान संशोधन के द्वारा इन संस्थाओं के चुनाव को सुनियोजित तरीके से निष्पक्ष और समय पर करवाने के लिए, संपादन करवाने के लिए गठन किया गया। किसका बताओ, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का। यानी एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर या उसके नियंत्रण में इन संस्थाओं का चुनाव समय पर करवाया जाएगा। यानी यहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि साहब राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल। और देखो राज्यपाल तय करेगा उसका निर्वाचन, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। राज्यपाल समय पर उसको क्या है, अगर वो ठीक कार्य नहीं कर रहा है तो उसको पदमुक्त भी कर सकता है। तो राज्य निर्वाचन, देखो निर्वाचन आयोग आपको पता हो तो एक
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है, त्रिस्तरीय निर्वाचन आयोग है, पीछे किताब में तो आपको पढ़ाएंगे। त्रिस्तरीय निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि साहब राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में इन स्थानीय संस्थाओं का चुनाव सुनियोजित तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र करवाने के लिए किसका गठन किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। फिर उसके बाद आता है आपके राज्य वित्त आयोग का गठन। यानी यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ग्रामीण संस्थाएं काम कर रही है, ग्रामीण संस्थाओं के कार्यों की देखरेख के लिए, उनके द्वारा कार्य किए गए कार्य निरीक्षण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य सरकार द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? राज्य वित्त आयोग का। और ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा कि साहब इन संस्थाओं का अध्ययन करेगा, उनके कार्यों का अध्ययन करेगा, ये भी एक तरह से निरीक्षण करेगा कि क्या इनको वित्तीय स्रोत ठीक प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं, और वित्तीय स्रोत ठीक प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं तो उनका ठीक प्रकार से उपयोग किया गया, उनको ठीक प्रकार से खर्च किया गया, उन सबका निरीक्षण समय समय पर क्या है कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य। और आवश्यकता पड़ने पर राज्य वित्त आयोग इन संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या सलाह और मशवरा दे सकता है कि इनको और अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। किसको बताओ? इन संस्थाओं। कौन संस्था? ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं। फिर आता आगे पॉइंट उसका लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण का मतलब क्या है? लेखा परीक्षण का मतलब है कि समय समय पर ये वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग है कि सब समय समय पर राज्य सरकार गठन करेगी, राज्य सरकार गठन करेगी तो वित्त आयोग क्या करेगा? इन संस्थाओं को वित्तीय जो स्रोत है उन वित्तीय स्रोतों की समीक्षा करेगा, और आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को और अधिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने की अनुशंसा करेगा। और लेखा परीक्षण का मतलब क्या है? समय समय पर राज्य सरकार द्वारा एक लेखा परीक्षण का गठन किया जाएगा, और लेखा परीक्षण क्या करेगा कि साहब इन संस्थाओं के जो नियम है, इन संस्थाओं कार्य प्रणाली है, उसके बारे में समय समय पर अनुशंसा या समय समय पर जानकारी लेगा। कौन बताओ? लेखा परीक्षण। तो इस प्रकार से 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो कमियां छूट गई थी 2 अक्टूबर 1959 में, किसकी? स्थानीय स्वशासन संस्था, उन कमियों को दूर किया गया और उनको रजिस्टर्ड पूरी तरह से किया गया। किसको बताओ? स्थानीय संस्थाओं को। और अब 73वां संविधान संशोधन है, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची में बाकायदा इनके कार्य निर्धारित किए गए। किनके बताओ? स्थानीय संस्थाओं के कार्य निर्धारित किए गए। अपने संविधान द्वारा इनके 29 कार्य निर्धारित किए गए। कितने कार्य निर्धारित किए गए हैं? 29 कार्य। किसके बताओ? ग्रामीण संस्थाओं के। किसके बताओ? ग्रामीण संस्थाओं। कितने कार्य निश्चित किए गए हैं? 29 कार्य निश्चित किए गए, जो आपकी किताब में दिए हैं। कार्य सिंपल सी है, सरल सी, उनको एक बार रीडिंग करना आप लोगों को। हिसाब जो देखो स्थानीय संस्था मतलब क्या है? स्थानीय संस्था स्थान विशेष का शासन का संचालन स्थानीय लोगों को प्राप्त हो, उसको स्थानीय शासन या स्थानीय संस्था कहते हैं। और स्थान विशेष से जुड़ी हुई समस्या है, उन समस्याओं पर स्थानीय संस्था कर सके, उनसे संबंधित कार्यों को प्रदान किए गए हैं। जैसे मान लो स्थानीय संस्थाएं हैं, कौन से? ग्रामीण। आगे तो ग्रामीण, जैसे मान लो कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं, पशुपालन से जुड़े हुए कार्य हैं, है ना, ये सारे कार्य से आ जाते हैं। और उन कार्यों की संख्या यहाँ पर कितनी निश्चित की गई? बताओ? 29 निश्चित की गई है। कितनी निश्चित की है? 29। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में बताओ? 11वीं अनुसूची में उनको कार्य और क्षेत्राधिकार कितने दिए गए? 29 विषय दिए गए। उन 29 विषय को आराम से कहे, जैसे मान लो मैं बताऊं ना आपको कलर ना, उस प्रकार से हिसाब आपके, जैसे मान लो कोई मेले का आयोजन करना हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो, इस प्रकार कृषि में सुधार करना हो, सिंचाई सुविधा में सुधार करना हो, विद्युत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मेले और बाजार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, खूब सारे कार्य हैं। पेयजल से जुड़ी समस्या है, सिंचाई के पानी से जुड़ी समस्या है, खाद्य ग्रामोद्योग से जुड़ी समस्या है। उन सब सारे कार्यों को करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई? बताओ? ग्रामीण संस्थाओं को प्रदान की गई है। 29 कार्य यहाँ प्रदान किए गए। कितने कार्य प्रदान किए हैं? 29। तो ये आपका है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन?
पहला तो 3 स्तर दिए गए हैं। कितने स्तर हैं? 3। पहला नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। यानी छोटे नगर हैं उनमें किसकी स्थापना की गई है? नगर पालिका की। मध्यम नगर है उनमें नगर परिषद की, और महानगर है वहां पर किसकी बताओ? नगर निगम की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई बताओ? नगर निगम की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से, और समय समय पर इनकी संख्या है उनको क्या है? परिवर्तन सरकार द्वारा किया जाता रहता है। जैसे वर्तमान तात्कालिक समय बताया आपको, हिसाब से तात्कालिक समय के अनुसार 188 नगर पालिकाएं हैं, 34 नगर निगम है, 6 नगर परिषद, 7 नगर निगम है, और मेरे साथ अब 8 हो चुके हैं, 8 नगर निगम है। क्यों? वर्तमान में जयपुर के सरकार ने क्या किया? 2 नगर निगम कर दिए हैं। जयपुर कितने नगर निगम कर दिए हैं? 2। अब ये प्रस्ताव फिलहाल तो पास हुआ है, तो चुनाव होने बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो वर्तमान में जो संस्थाएं हैं, नगर पालिका 188, नगर परिषद कितनी है? 34, और नगर निगम कितनी है? 8 है। और इनकी बात करें अपन, इसके भी बता देता हूं आपको, यानी 11,152 आपके ग्राम पंचायतें हैं, 346 पंचायत समितियां हैं, और इसके बारे में तो क्या बताया आपको, इसको लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना क्या है, जिला परिषद कितनी आएगी, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो आपको याद होगा। यानी 11,152 ग्राम पंचायतें, 346 पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद आप लिख लेना कितनी है, इतना माइंड रखते होंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर चौथा संशोधन की बात कर रही थी, 3 स्तर पर है, इसके बारे में मैंने आपको पहले क्लास में अगर वापस रिमाइंड करके देख लेना एक बार, हिसाब किस प्रकार से कहां पर कौन सी संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उसको डिटेल से पढ़ाया था आपको। नगर पालिका के सदस्य क्या कहते हैं? पार्षद को क्या, सॉरी उसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर परिषद के सदस्य को पार्षद और अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, और नगर निगम के सदस्य को पार्षद और अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर या मेयर कहा जाता है। और इनके बारे में जैसे बताया, ये हो गया इनका विस्तार 3 प्रकार से। उस प्रकार देखो आपके किसान, इनके जो कार्य हैं, इनका जो व्यवस्था है, 12वें अनुसूची में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? 12वें। 11वीं अनुसूची ग्रामीण संस्थान में, 12वीं अनुसूची किसके लिए बताओ? शहरी संस्थाओं के लिए। और यहाँ पर शहरी संस्थाओं कार्य निश्चित किए गए 18। कितने कार्य निश्चित किए गए बताओ? 18 कार्य सरकार द्वारा निश्चित किए गए। जिस 18 कार्यों को नगरीय संस्था यहाँ संचालित करेगी, संपादित करेगी। तो इस प्रकार से यह आपका स्थानीय स्वशासन था, जिसके मैंने 2 रूप बताया आपको। इसका थोड़ी डिटेल अगर वापस रिमाइंड में आप करना देंगे, इसलिए आपको इसलिए दे रहा हूँ, एक बार आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहले क्लास वापस रिमाइंड। तो इस प्रकार से यह है। अब एक बात आपको बता देता हूँ इस वीडियो को लास्ट में, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना पहुंच जाएगी। ये जो इकाई 1 तो सेकंड हो चुकी है आपकी पूरी, इकाई सेकंड के 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा कि आप कौन कौन से पार्ट के टेस्ट होंगे। टेस्ट होंगे आपके 10 सितंबर 2020 को टेस्ट होगा, तो तैयारी रखें, ठीक है ना। और अगला जो इकाई कौन सी स्टार्ट करनी है वो आपके अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है।